गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप यू आर डूइंग वेल इन योर होम्स। आज हम लेकर आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का नया टॉपिक, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अभी तक हमने जितना भी किया इलेक्ट्रिक फील्ड तक हम कर चुके हैं। आगे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल करना है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर की जो वीडियो बनेगी उसमें हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स पिक करेंगे। ठीक है, जितना भी हम कर लेंगे उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स की एक वीडियो बनाते हैं ताकि आप फेमिलियर हो जाएं, क्योंकि आप एनसीईआरटी जनरली पिक करते हैं तो उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो जो आज हमारे मेन कंटेंट रहने वाला है वो मेनली इलेक्ट्रिक डाइपोल रहने वाला है। ठीक है, हम इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है वो स्टडी करेंगे और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है वो स्टडी करेंगे और फिर फाइनली हम टॉर्क प्रोड्यूस्ड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल वो हम स्टडी करेंगे। क्लियर है? तो हमने अब आज जो टॉपिक स्टार्ट करना है, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? सबसे पहले डेफिनेशन पिक करनी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by very small distance। मतलब बनता कैसे है डाइपोल? ठीक है ना, डाई का मतलब होता है टू, विद द हेल्प ऑफ टू, मतलब दो पोल बन जाएंगे हमारे पास। बनता कैसे है? हमारे को रिक्वायरमेंट होती है कितने नंबर ऑफ चार्जेस की? मिनिमम टू। दो चार्जेस होने चाहिए, सेम अमाउंट के होने चाहिए। ठीक है ना, अगर Q है तो Q ही चार्ज हम दूसरा पिक करेंगे, लेकिन उनका साइन अपोजिट होना चाहिए, एक माइनस और एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, और उनके बीच का जो गैप होना चाहिए बहुत मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, अगर हम कंस्टिट्यूट करें एक डाइपोल को तो मतलब क्या कहता है कि जैसे ये मान लो माइनस Q चार्ज है और ये मान लो प्लस Q चार्ज है। ठीक है, और इसके बीच का डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में जैसा डायग्राम बना हुआ है हम भी वैसा ही फिल करेंगे। मान लो ये सेंटर पॉइंट है O। ठीक है, टोटल डिस्टेंस होता है हमारे पास 2L। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्या होता है डिस्टेंस? 2L। ठीक है, आप इसे D भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में जो लेंथ ले रखी है वो 2L ही पिक कर रखी है। ठीक है, अगर ये सेंटर डिस्टेंस है, सेंटर पॉइंट O है, मतलब ये भी L हो गया, ये भी L हो गया। ठीक है ना, हमने दो चार्जेस पिक किए हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, मतलब Q और Q, साइन अपोजिट है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 2L है और वो क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब अगर हम देखें डिस्टेंस इतना स्मॉल है, ठीक है, किस में होगा वो? इन माइक्रोन्स में होगा। ठीक है, या फिर नैनो में होगा, या फिर और क्या टर्म आ जाती है? आर्मस्ट्रॉन्ग में भी हो सकता है। आ रही है बात समझ में? मतलब डिस्टेंस या तो माइक्रोमीटर में होगा या नैनोमीटर में होगा या आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर होगा। ठीक है, आगे चलें तो ये हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक क्यों है? क्योंकि चार्जेस हैं इसके अंदर, चार्जेस की वजह से ही इलेक्ट्रिक बना वो। डाइपोल क्यों है? क्योंकि इसके दो पोल हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसलिए वो डाइपोल बन गया। ठीक है, और उसके बाद हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिनोटेड बाय P से, और ये वेक्टर टर्म होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिनोटेड बाय P और ये वेक्टर टर्म होती है। ये क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। हमने मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पिक करना है जो Q है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2L। तो ये हमें क्या दे देता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दे देता है। ठीक है ना, आप चार्ज का मैग्नीट्यूड पिक करो, कोई भी Q हो गया। मोमेंट क्या होता है? मतलब एक एंड को रेफरेंस एक्सिस पिक करके उसके अबाउट मोमेंट लेना, मतलब जो चार्ज लग रहा है इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो Q इनटू में 2L आ जाता है हमारे पास, चाहे आप यहां से पिक करो चाहे यहां से पिक करो। ठीक है, और डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर टर्म है तो डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ध्यान में रखना है हमेशा, डाइपोल मोमेंट हमेशा मूव करता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, नोट करते रहिए। और एसआई यूनिट क्या होती है?
SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, देखो चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम, लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, तो कूलम मीटर किसकी यूनिट हो जाएगी हमारे पास, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट हो जाएगी। ठीक है यहां तक, ठीक है, पॉज करो, नोट करो और आगे हम फिर आगे फर्दर मूव करते हैं। ठीक है, यहां तक इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट समझ में आ गया। ठीक है, कोई भी अगर आपको किसी भी चीज के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो ग्रुप में मेरा नंबर है, आप मेरे को अपने कमेंट्स जो है वो शेयर कर सकते हैं कि भी आप हमें ये वाला लेक्चर समझ में नहीं आया तो उसे दोबारा से रिपीट कर दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टडी कर लिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट स्टडी कर लिया। हमें पता लग गया कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इट इज ए वेक्टर टर्म और ये कहां से कहां मूव करता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करता है। अब हमने देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब डाइपोल मोमेंट जो है या इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, क्योंकि चार्ज तो है, चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। ठीक है, किसी एक रेफरेंस पॉइंट पर। ठीक है, वो रेफरेंस पॉइंट हम कहां पिक करेंगे वो हमने अलग अलग पॉइंट्स में देखना है। ठीक है ना, अब देखो सबसे अब हमारे पास टॉपिक क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, ऑन इट्स एक्सिस, एक्सिस मतलब जो लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस है उसी एक्सिस पे हमने क्या करनी है कि एक पॉइंट पिक करना है और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, तो मतलब अगर हम पॉइंट देखें तो हमने पॉइंट कहां पिक करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहां पर पिक कर रहे हैं, एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। हमने एक पॉइंट पिक किया है और वो पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है, एक्स डिस्टेंस पे लाई कर रहा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। देखो अब क्या होता है, मान लो यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, थोड़ा सा यहां कर लेते हैं, यहां पर क्या है माइनस क्यू चार्ज है और यहां पर क्या है प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये इनका क्या होता है हमारे पास, सेंटर ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस। ठीक है, और ये होता है सेंटर, तो सेंटर है डेट मीन्स ये लेंथ L हो गई और ये लेंथ भी L हो गई। सिंपल सा लॉजिक है, जब टोटल लेंथ सेंटर टू सेंटर कितनी है 2L है तो सेंटर पॉइंट से लेंथ जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे L और L हो जाएगी हमारे पास। अब उसके बाद हमने जो देखो अब एक्स पॉइंट, क्योंकि हमने एक्सिस पे ही लेना है, एक्सिस इसका यही है। ठीक है, वहां पर मैंने एक पॉइंट पिक कर लिया से दिस पॉइंट P पॉइंट, जहां पर मुझे इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब ये कितने डिस्टेंस पर है O से, x डिस्टेंस पर है। ठीक है, और ये x जो है मच 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 ग्रेटर देन है L से, तो नेचुरल सी बात है L तो बहुत स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है हमारे पास। ठीक है, यहां तक। अब हमने क्या किया, देखो दो चार्ज है हमारे पास, अगर मैं इन दो चार्जेस की वजह से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बच्चे, देखो ध्यान से देखना है। P पॉइंट पर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, और P पॉइंट कहां पर है, O से x डिस्टेंस पर है। अब पहले मैंने इस चार्ज की वजह से, क्योंकि चार्ज अलग अलग है, ठीक है, तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी अलग अलग होगी। और ये आपको मालूम है कि अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखूंगा तो अवे फ्रॉम दी पॉइंट होगा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स जनरेट करता है वो। नेगेटिव की वजह से देखूंगा तो वो अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है यहां तक। अब देखो अगर हम नेगेटिव की वजह से, मान लो ये फर्स्ट चार्ज है और ये क्या है सेकंड चार्ज है, फर्स्ट चार्ज की वजह से इसके ऊपर कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, टुवार्ड्स दी चार्ज, मतलब इस चार्ज की। ये क्या हो गया, E1 आ गया हमारे पास। ध्यान से समझना है, पॉइंट टू पॉइंट करेंगे ताकि आपको पिछला भी थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट पर किस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, रेडियली इनवर्ड, मतलब अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, और प्लस क्यू चार्ज
ये कहां पर, ये देखो ये इस जो पॉइंट है वहां पर कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, अवे फ्रॉम दी चार्ज। ठीक है, अवे फ्रॉम दी चार्ज मतलब कहां लगा, ये इस डायरेक्शन में E1 आ गया, सॉरी E2 आ गया। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अवे फ्रॉम दी चार्ज, क्योंकि सेकंड चार्ज है तो हमने उसे E2 शो कर दिया। अब इंटेंसिटी कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्यादा होगी, सोचिए, कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, कौन सा चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, सेकंड चार्ज, क्योंकि P पॉइंट कहां पर प्लेस्ड है, नियरर टू दिस चार्ज, इस चार्ज के पास है तो ये ज्यादा इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है यहां तक? तो E नेट की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, E2 माइनस E1। ध्यान से समझिए, क्यूब के पास मैंने P पॉइंट रखा है, इससे तो फार डिस्टेंस हो गया ना। ठीक है, तो ये ज्यादा इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, क्योंकि नियर टू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, जैसे जैसे हम दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाती है। ठीक है ना, तो यही फॉलो किया हमने, और मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, E2 माइनस E1। डेट मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग दिस डायरेक्शन, E नेट की वैल्यू। ठीक है यहां तक? अब हमें क्या करना है, E2 और E1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहां पुट कर देंगे और हम क्या करेंगे, फाइनली आंसर पे पहुंच जाएंगे। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किया था जब एक पॉइंट चार्ज रख के देखा था हमने, KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला है हमारे पास, किया हुआ ये आपने। ठीक है, तो अगर मैं यहां से E1 फाइंड आउट करूं, ध्यान से देखना बच्चों, E1 मतलब इसकी वजह से इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, तो वो किससे इक्वल आएगा, K तो कांस्टेंट है, Q ही है हमारे पास, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस देखना है अब हमने, मतलब यहां से लेकर P तक का डिस्टेंस, पहले यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है L, और ये डिस्टेंस कितना हो गया X, मतलब X प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, क्योंकि हमें P तक का डिस्टेंस देखना है, O तक का डिस्टेंस कितना है L, फिर OP कितना है हमारे पास X, तो X प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलर वे में अगर मैं E2 फाइंड आउट करूं तो वो किससे इक्वल आएगा, K इंटू में Q डिवाइडेड बाय, अब देखो, अब मुझे डिस्टेंस लेना है यहां से यहां तक का, तो मैं क्या करूंगा, इस X में से ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग डिस्टेंस आ जाएगा, मतलब X माइनस में L का होल स्क्वायर। हमने E1 E2 इवेल्युएट कर लिया, अब वो फैक्टर यहां पर पुट कर देंगे। देखो E2 की वैल्यू कितनी आ रही है, KQ डिवाइडेड बाय X माइनस में L का होल स्क्वायर, और E1 की वैल्यू क्या आ रही है, KQ डिवाइडेड बाय X प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, इजी कैलकुलेशन चल रही है बिल्कुल ही। तो यहां से देखो KQ जो है वो कॉमन आउट आ जाएगा, यहां आ गया 1 डिवाइडेड बाय X माइनस में L का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय X प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों LCM ले लेंगे, अब तो कैलकुलेशन वर्क ही है सिंपल, यहां आ जाएगा X प्लस L का होल स्क्वायर माइनस X माइनस में L का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय X माइनस L होल स्क्वायर X प्लस L होल स्क्वायर। ठीक है, देखो कुछ नहीं किया, सिंपल सा प्रोसेस किया हमने। E नेट हमारे पास क्या आना था, E2 माइनस E1, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। फिर हमने देखा कि कौन से की मेजोरिटी ज्यादा है, उसमें से ही हम माइनस करेंगे। E2 ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा था, उसका अमाउंट ज्यादा है, तो E2 माइनस E1 किया। E2 की वैल्यू हमने आइडेंटिफाई कर ली थी, K इंटू में Q डिवाइड बाय X माइनस में L का होल स्क्वायर। E1 की वैल्यू K इंटू में Q डिवाइड बाय X प्लस में L का होल स्क्वायर। KQ कॉमन आ गया, ये फैक्टर आ गया, हमने LCM पिक कर लिया, ये फैक्टर आ गया। अब हम स्क्वायर को ओपन कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर को ओपन कर देंगे। देखो अब तो ये E नेट चल रहा है हमारे पास, अगर मैं स्क्वायर को ओपन करता हूं, यहां क्या हो जाएगा, K इंटू में Q है आउटसाइड, यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2LX माइनस एक्स स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2LX डिवाइडेड बाय, देखो एक्स स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसे। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकता हूं, तो यही फैक्टर बनेगा। यहां तक करने के बाद
अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट, हमारे पास ये आ जाएगा k इंटू में q इंटू में 4lx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम यहां तक पहुंच जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2lx प्लस 2lx 4lx बन जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। अभी तो बिल्कुल इजी कैलकुलेशन चल रही है बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए वैसे आप लोगों को। अब देखो मैं 4 को ऐसे स्प्लिट कर सकता हूं, 2 इंटू में k इंटू में q, 2 इंटू में l x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। 4 को स्प्लिट किया है, 2 इंटू 2 करूंगा 4 ही बनेगा, बस 2 को मैं यहां ले आया, यहां पर 2l रहने दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि q इंटू में 2l हमारे पास क्या बनता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है ना। अब हम यहां लिख देंगे कि हमें मालूम है जो p होता है वो q इंटू में 2l होता है। ठीक है, चार्ज इंटू 2 टाइम्स लेंथ, या टोटल लेंथ ही हमारे पास 2l होती है। ठीक है, उसके बाद और अब देखो मैंने आपको बताया था कि x इज वेरी मच ग्रेटर देन l। अगर वो l से बहुत ज्यादा है तो l स्क्वायर इन कंपैरिजन टू x स्क्वायर मिनिमम हो जाएगा, तो हम l स्क्वायर को नियरली इक्वल टू 0 ही पिक कर लेते हैं, क्योंकि l स्क्वायर पहली l की जो क्वांटिटी है वो माइक्रोन्स में है, नैनो में है या आर्मस्ट्रॉन्ग में है। अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूंगा तो और ज्यादा छोटी टर्म मिलेगी, बहुत ही स्मॉलेस्ट टर्म मिलेगी जो नियर इक्वल टू 0 होगी। तो मैं आप देखो इस पोर्शन को क्या ले सकता हूं, 2 इंटू में k, q इंटू में 2l को क्या ले सकता हूं मैं, अब p x है डिवाइडेड बाय, ये देखो जब ये l 0 हो जाएगा तो यहां पर x की पावर 4 आ जाएगी, स्क्वायर है, स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो यहां से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली हमारे पास ई नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू में k इंटू में p डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। जब वो हम उसी के एक्सिस पे ही फाइंड आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। देखो यहां तक किया था हमने, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड हमने अलग अलग सेपरेट कर दिया 4 को, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बन गया। ठीक है, और एल स्क्वायर की वैल्यू इन कंपैरिजन टू एक्स स्क्वायर बहुत स्मॉल है, इसलिए हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वो हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पर x की पावर 4 आ गया, एक x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा ई नेट इज इक्वल टू 2 इंटू में k इंटू में p डिवाइड बाय एक्स क्यूब। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे चलें। ये डेरिवेशन थी हमारे पास जब इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे ही हम कोई पॉइंट पिक करके वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और जो ये x डिस्टेंस है वो सेंटर ऑफ डाइपोल से ही हम पिक कर रहे हैं, वो पॉइंट हमने कहां रखा हुआ है, x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, वो सेम रहेगा। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना पॉज करके। हर एक चीज का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो उसे डायग्राम पहले बनाएं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें। अब हमारे पास ये भी, इसके लिए भी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो ये क्यू, सपोज करो ये क्या है हमारे पास, माइनस क्यू चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल तो अपोजिट चार्जेस से ही बनेगा बट ऑफ सेम अमाउंट। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये सेंटर है हमारे पास O, मतलब L लेंथ और ये L लेंथ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, और O से डिस्टेंस लेना है हमने। सपोज करो कि O से डिस्टेंस पिक करना है, मान लो ये पॉइंट है कोई हमारे पास, से दिस पॉइंट इज P पॉइंट है जो कितने डिस्टेंस पर है, X डिस्टेंस पर है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, इन चार्जेस से इस पॉइंट को मीट कर दो। चलो यहां से करते हैं ताकि एंगल फॉर्म हो जाए। ये हमने मीट किया, ये मीट किया। अब क्योंकि देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये लेंथ भी L है, ये लेंथ भी L है, मान लो ये R है, तो ये भी क्या हो जाएगा, जो इंक्लाइंड लेंथ है वो सेम होंगी, क्योंकि ये L, ठीक है ना, लेंथ क्योंकि ये सेम थी, सेंटर डिस्टेंस भी, मतलब ये लेंथ भी सेम है, ये लेंथ भी सेम है,
तो मतलब जो हम ये डिवाइड करेंगे ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। मान लो ये एंगल हमारे पास कितना है, थीटा है, और ये एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, एंगल भी सेम होंगे, एक तरीके से हमारे पास सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स बन रही है। ठीक है, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा हो गया। अब देखो क्या होगा, अब हमने देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। अब क्यू चार्ज इस पॉइंट पर कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, टुवार्ड्स दी, मतलब मान लो ये फर्स्ट चार्ज है और ये सेकंड चार्ज है हमारे पास, ये कहाँ मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, टुवार्ड्स दी चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, टुवार्ड्स दी चार्ज आ जाएगी, मतलब E1 अट्रैक्ट करेगा ना अपने पास। ठीक है, माइनस क्यू कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, रेडियली इनवर्ड। ठीक है, अब ये क्या करेगा, रेडियली आउटवर्ड अलोंग द एक्सिस, मतलब ये क्या हो गया, E2। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। अब एंगल कितना होगा इनके बीच में, सपोज करो कि मैं एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन पिक कर लेता हूं इस पॉइंट पर, ये एंगल थीटा है। देखो थीटा एंगल किसके साथ बन रहा है, इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ। तो इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कौन सा एंगल बन जाएगा, दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, ये एंगल थीटा हो गया। अब ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। जेड सेक्शन बना रहा है ना एक तरीके से, जैसे ये सेक्शन बना रहा है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है, मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हमारे पास ये बन गया बच्चों। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखो अब मेरे पास कैसे बन रहा है, क्योंकि मुझे तो ई नेट निकालना है। अब मैं अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को ही थोड़ा सा लार्ज व्यू में बना के दिखाऊं आपको, फिर मुझे इसको डिलीट करना, रब करना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, E2 है, और ये क्या बन रहा है, E1 बन रहा है। ये हमारे पास क्या है, सेंटर सेक्शन जो बन रहे हैं। ये एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा। कोई भी इंक्लाइंड कंपोनेंट होता है, हम उसे दो कंपोनेंट में रिजोल्व करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। देखो कैसे, अब E2 इंक्लाइंड कंपोनेंट है, इसका देखो एक कंपोनेंट आएगा किसके साथ, एक्सिस के साथ। एक्सिस के साथ अगर मैं कंपोनेंट बनाता हूं तो वो कंपोनेंट क्या बनता है, कोस कंपोनेंट, E2 cos थीटा। ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ध्यान से देखना है। देखो चार्ज जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्लाइंड है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, जो इसे कंपोनेंट बनेंगे, दो कंपोनेंट, वो इसको कवर अप करेंगे। ठीक है, मतलब एक आया एंगल के साथ वाला कंपोनेंट E2 cos थीटा, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट होता है कोस कंपोनेंट, सामने वाला होता है साइन कंपोनेंट, ये बन गया E2 sin थीटा। ठीक है यहां तक। अब देखो यहां पर E1 के लिए एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, कोस कंपोनेंट, E1 cos थीटा, और सामने वाला क्या बनेगा, साइन कंपोनेंट, E1 sin थीटा। ठीक है, अब अगर मैं देखूं कि भी ये वैल्यू सेम है या नहीं है, अगर ये सेम होंगी तो आपस में कैंसिल आउट कर देंगे ये कंपोनेंट। ठीक है ना, अगर E1 E2 मेरे पास सेम आ जाता है तब ये E sin थीटा इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में कोस कर रहे हैं तो अपने इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो हम पहले E1 इवेल्युएट करते हैं। देखो E1 की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से देखना है। P पॉइंट, चार्ज कितना है, मतलब K इंटू में Q, डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, r²। E2 की वैल्यू फाइंड आउट करूं मैं, चार्ज कितना है Q, फिर डिस्टेंस कितना है हमारे पास, r², मतलब E1 इज इक्वल टू E2 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, दैट मीन्स जब E1 इज इक्वल टू E2 आ गया तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है ना, ये भी E sin थीटा हो जाएगा, ये भी E sin थीटा हो जाएगा, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनका नेट इफेक्ट क्या आएगा, 0। ठीक है, तो मेरे पास जो E नेट आएगा, ध्यान से देखना है, क्योंकि देखो कोस कंपोनेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडअप हो जाएंगे। मतलब क्या होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, क्योंकि E1 इज इक्वल टू E2 है तो ये 2 टाइम्स E cos थीटा आ जाएगा। अगर मैं इसको कह देता हूं कि ये इज इक्वल टू E है तो ये भी किससे इक्वल हो जाएगा, E के इक्वल, क्योंकि इंटेंसिटी तो सेम है हमारे पास। ठीक है, 2 टाइम्स E cos थीटा आ जाएगा। अब देखो आपको गिवन क्या था इनिशियली, आपको चार्जेस गिवन है, इनके बीच की लेंथ गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, और ये x की वैल्यू गिवन है, ये r तो गिवन नहीं है।
डेट मीन्स मुझे इस r को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ x। अगर मैं यहां पर वैल्यू पुट कर दूं, देखो ये 2 टाइम्स e की वैल्यू क्या है हमारे पास, k इंटू में q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू में cos थीटा चल रहा है। चलो ठीक है, यहां तक हो जाएगा इतना पोर्शन। अब मैं इसे रब कर रहा हूं बच्चों। अब यहां देखो, ये एक तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वैल्यू x है, ये r है और ये l है। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूं, ये हाइपोटेनियस हो जाता है, ये बेस है क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर है। अगर मैं आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो वो किससे इक्वल आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किससे इक्वल होता है, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्टर हम यहां पर पुट कर देंगे आर स्क्वायर की जगह। दूसरा फैक्टर जो कॉस ऑफ थीटा है, कॉस थीटा किससे इक्वल होता है हमारे पास, यहां राइट एंगल ट्रायंगल में ही अगर मैं कॉस थीटा फाइंड आउट करूं, कॉस थीटा किससे इक्वल आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, क्या होगा, बेस क्या है हमारे पास L, और हाइपोटेनियस क्या है, दिस वन इज थीटा, दिस वन इज परपेंडिकुलर। कॉस थीटा की वैल्यू वैल्यूएट करूंगा तो वो हमारे पास क्या आएगा, कॉस थीटा। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज आर। अब देखो मुझे क्या करना है, ये वैल्यूज यहां पर पुट करनी है। देखो ये क्या चल रहा है, 2 इंटू में k इंटू में q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर की जगह मैंने पुट कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है यहां तक, और cos थीटा की जगह मैंने पुट कर दिया l बाय आर। ठीक है, l बाय आर। और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो r की जगह मैं फिर फैक्टर क्या पुट करूंगा, क्योंकि l बाय आर आया, बेस बाय हाइपोटेनियस। l बाय आर की जगह फिर मैं फैक्टर पुट करूंगा, वो मेरे पास फैक्टर क्या आ जाएगा, देखो r क्या है, ये बनेगा l डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, क्योंकि r की जगह मुझे यहां पर फैक्टर पुट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे r को एलिमिनेट करना है। तो मैंने क्या किया, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 पुट कर दिया। अब देखो यहां पर k इंटू में q, 2l को मैंने यहां पर पिक कर लिया, 2 को मैं l के साथ ले आया, तो यहां वैल्यू बनेगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि 1 प्लस 1/2 क्या हो जाता है, 3/2। अब देखो फिर वही पोर्शन आ जाएगा। अब हमें क्या गिवन है, देखो q इंटू में 2l तो हमारे पास बन जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है P, और L जो है वेरी मच लेस देन है किससे, x से, तो L स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, नियर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने पहले वाले पार्ट में किया था। अब अगर हम ये फैक्टर पुट करें, देखो ये क्या बनेगा, k इंटू में q इंटू में 2l को मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पिक कर लिया। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब जब मैं यहां पर l को मैंने एलिमिनेट कर दिया तो यहां पर क्या आ जाएगा, x की पावर 3/2, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 सॉरी। तो यहां से देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल मेरे पास जो रिलेशन आ जाएगा E नेट का, वो क्या आ जाएगा, k इंटू में p डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, ये रिलेशन आ जाएगा बच्चों। ठीक है, यहां तक हो जाएगा इतना पोर्शन। ठीक है, क्या किया हमने, ई नेट इवेल्युएट किया, क्योंकि देखो E2 sin थीटा, E2 sin थीटा, E1 sin थीटा, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। देखो sin थीटा तो सेम है, E1 और E2 की वैल्यू भी सेम आ रही थी हमारे पास, वो KQ डिवाइड बाय आर स्क्वायर ही आ रही थी, इसलिए ये आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। तो E नेट क्या होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगा। अब इसमें देखो ये भी E है, ये भी E है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स E cos थीटा हो जाएगा। E की वैल्यू KQ डिवाइड बाय आर स्क्वायर हमने पुट कर दी। अब हमने क्या करना है, मुझे जो टर्म्स गिवन होगी न्यूमेरिकल के अंदर, वो मुझे L गिवन होगा, X गिवन होगा और चार्जेस की वैल्यू गिवन होगी, तो मुझे तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या किया, ये राइट एंगल ट्रायंगल पिक की, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किया। ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, ये वाली। कोस थीटा को भी मैंने क्या किया, एलिमिनेट किया। ठीक है, वो कैसे किया, कोस थीटा के फॉर्मूला क्या बन जाएगा,
L बाय आर, और आर की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, बस मैंने सिर्फ ये फैक्टर पुट कर दिया, कोस थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दी, आर स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद L को मैं 2 को मैंने L के साथ पिक कर लिया, क्योंकि मुझे इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बनाना है, फिक्स वैल्यू बनानी है। तो यहाँ तक मतलब L स्क्वायर को फिर मैंने एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो मेरे पास ये फाइनली फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। फिर हम एक बार देखते हैं कि इसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पिक करें। ठीक है, ये पॉज करके सब कुछ नोट डाउन करना है बच्चे आप लोगों ने। अब देखो क्या हुआ, जो हमने फर्स्ट केस पिक किया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, जब ऑन दी सेम एक्सिस था, तो मेरे पास वैल्यू आई थी 2 इंटू में k इंटू में p डिवाइडेड बाय एक्स क्यू। ठीक है, तो ये था हमारे पास ऑन दी एक्सिस, यहां आप एक्सिस भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो हमने सेकंड केस, अब देखो इसके अंदर अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूं, मतलब डायरेक्शन भी देनी है, तो उसमें हमारे पास क्या था, जिस डायरेक्शन में ई नेट आ रहा था, ई नेट जिस डायरेक्शन में आ रहा था, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बन रहा था। कि देखो हमने देखा था, जैसे ये माइनस चार्ज था, माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था, और ई नेट जो मेरे पास आ रहा था वो इस डायरेक्शन में आ रहा था, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे देखेंगे तो। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम हुई, तो मेरे पास अगर मैं इन वेक्टर फॉर्म लिखूंगा तो मेरे पास सेम रिजल्ट आ जाएगा, 2 इंटू में के पी डिवाइड बाय एक्स क्यूब, सेम, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है नेट, वहीं पर ही हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आ रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां देखता हूं, देखो इस केस में क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब ई नेट जो आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहां है, वो तो इस डायरेक्शन में है, पी की वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव तो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा ना। अगर मैं इस केस में मतलब वेक्टर फॉर्मेशन में निकालूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये, तो उस केस में मेरे पास फॉर्मूला तो आ गया, के पी डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, ये स्केलर टर्म थी। स्केलर के अंदर हमें मैग्नीट्यूड से पिक करना होता है, डायरेक्शन से हम नहीं, कोई भी हमारे पास डायरेक्शन का कोई हमारा लेना देना नहीं होता है। तो अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखूं, अब देखो यहां पर अगर मैं इसकी भी डायरेक्शन पिक करनी पड़ेगी। अब देखो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, तो हमें यहां पर वेक्टर फॉर्म में यहां नेगेटिव पिक करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में। ठीक है, हो जाएगा यहां तक, ओके है यहां पर, तो ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे अपना हमारे जो आज का लास्ट टॉपिक है वो टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट करेंगे। When raised in uniform इलेक्ट्रिक, देखो हमें क्या इवैल्यूएट करना है, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको बताया था, जो लास्ट लेक्चर मैंने अपलोड किया था उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बताया था आपको, पैरेलल हो, इक्वी स्पेस्ड हो, ठीक है, और सेम हो। ठीक है ना, तो हम उसे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जैसे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेम डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ठीक है, इक्वी स्पेस्ड है, जहां पर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सेम है। मान लो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास। अब मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल को इसमें रखा हुआ है, सपोज करो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है बच्चे, यहां क्या होता है माइनस क्यू चार्ज, यहां क्या होता है प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, मतलब अगर मैं डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखूं तो वो इस एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट।
ठीक है, कहाँ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। क्लियर है यहां तक। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज को मैंने रखा है एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये नेगेटिव चार्ज हुआ, तो क्या होगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होगा। ठीक है ना। अगर मैं किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूं, तो उस पर क्या एक्सपीरियंस होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। ये हमने किया था, ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टडी कर रहे थे। अगर मैं किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दूंगा तो उसके ऊपर क्या एक्सपीरियंस होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ध्यान से समझना है, पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप टू स्टेप। पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां लगेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहां लगा। ये आ गया मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसकी वैल्यू कितनी हो गई, प्लस क्यू इंटू में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में मैग्नीट्यूड में ही रहना होता है, तो प्लस क्यू इंटू में। अब यहां पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होगा क्यू इंटू में। दे रहे हैं यहां तक, ठीक है। यहां पर अब देखो टॉर्क कहां से आया, इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्ट कर रहा है, मतलब नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में, डाइपोल पर। ठीक है ना, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, अमाउंट सेम है मैग्नीट्यूड में, तो एफ नेट की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ रही है, यहां पर जीरो आ रही है। ठीक है, आ रही है बात समझ में, एफ नेट की वैल्यू जीरो आ रही है। देखो व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट्स on electric dipole. When two equal and opposite force act on electric dipole but on different axis. देखो एक्सिस डिफरेंट है, एक ही लाइन पे एक्ट नहीं कर रहे हैं, ये एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे एक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर ये ऐसे प्लेस्ड होता, ऐसे प्लेस्ड होता, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। अब देखो यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता क्यू ई, यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता क्यू ई। इनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो क्या है, सेम है। सेम होने से क्या होता कि ये बिल्कुल स्टेबल होता। ठीक है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाता, मतलब इसमें कोई भी मूवमेंट ना होती। ठीक है, लेकिन अब देखो ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इसको क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रोटेट करवाने की कोशिश करेगा, ये इसको कहां करेगा, इस डायरेक्शन में रोटेट करवाने की कोशिश करेगा, तो क्या हो जाएगा, स्पिन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना, क्योंकि ये इस सेंटर के अबाउट, ये सेंटर पॉइंट है ना, से मान लो इसका सेंटर, वैसे तो यहां थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करना था हमें, सेंटर पॉइंट हमने ये पिक करना था, इसका सेंटर जो है वो थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन है बच्चों, सेंटर जो है ओ जो है वो थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, ये बाकी तो सब कुछ सेम है, तो ये इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करवाने की कोशिश करेगा, क्योंकि सेंटर के अबाउट ये अब क्या करेगा, स्पिन करना स्टार्ट कर देगा। स्पिन करेगा तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अगर ये ऐसी अलाइनमेंट होती तो मेरे पास क्या होता, फोर्स बिल्कुल स्टेबलाइज इक्विलिब्रियम में आ जाते और टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाती, जीरो हो जाती, मतलब ये स्पिन नहीं कर सकता। इंक्लाइंड होने से क्या हुआ, इनका लाइन ऑफ एक्शन जो फोर्स का था वो डिफरेंट हो गया, यहां प्लस क्यू है, यहां प्लस क्यू है, सेम इंटेंसिटी है, लेकिन सेम एक्सिस पे लाई नहीं कर रहे हैं। सेम एक्सिस पे लाई करने के लिए इनको ऐसे होना पड़ेगा। ठीक है, तो तब तक क्या करेंगे, इसको स्पिन करेंगे, स्पिन करेंगे तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल बट ऑन डिफरेंट एक्सिस, देन रोटेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पिन बोलते हैं। ठीक है, उसी से क्या होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हमें अब ये टॉर्क इवैल्यूएट करना है। ठीक है, और टॉर्क होता क्या है जनरली, अगर हम टॉर्क देखें, टॉर्क होता क्या है, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
अब ये देखो यहां से, क्योंकि ओ सेंटर के अबाउट ये स्पिन करेगा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। क्या होगा देखो, एंगल के साथ वाला तो कोस बनता है, सामने वाला क्या बन जाएगा, साइन कंपोनेंट, मतलब किसका, लेंथ का। मुझे तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये बन जाएगा एल साइन थीटा। सिमिलर वे में फोर्स यहां है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, तो ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा, एल साइन थीटा। ठीक है, ध्यान से देखनी है ये बात। ठीक है, ये नोट कर लिया, मैं इसे रब कर रहा हूं। अब देखो जो टॉर्क की वैल्यू आएगी, नेट टॉर्क किससे इक्वल होगा, देखो एक तो इस फोर्स की वजह से लग रहा है कि इस फोर्स की वजह से लग रहा है, तो फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये माइनस भी हो सकता था, डिपेंड करता है कि मोशन कैसी हो रही है। अब यहां देखें तो ये क्लॉकवाइज मोमेंट कर रहा है, ये कैसा है, क्लॉकवाइज मोमेंट कर रहा है, और ये देखोगे तो ये भी क्लॉकवाइज मोमेंट कर रहा है, तो क्लॉकवाइज, दोनों ही क्लॉकवाइज है तो एड अप हो जाएंगे। ठीक है, और क्या हो जाएगा देखो, फोर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, Q इंटू में E, Q इंटू में E, तो फोर्स हो गया इंटू में L साइन थीटा प्लस, और यहां पर फोर्स की वैल्यू कितनी है, Q इंटू में E इंटू में L साइन थीटा, तो ये क्या आ गया, 2 इंटू में Q इंटू में E L साइन थीटा। और थोड़ा सा रीअरेंज करें बच्चों, तो क्या होगा, Q इंटू में 2L इंटू में E साइन थीटा, 2 को मैंने लेंथ के साथ ले लिया है सिर्फ, Q इंटू में 2L क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंटू में E साइन थीटा, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अगर, क्योंकि देखो टॉर्क जो है वो वेक्टर टर्म है हमारे पास, टॉर्क इज ए वेक्टर टर्म, वेक्टर टर्म है, तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो वो किससे इक्वल आएगा, देखो साइन थीटा का मतलब क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब इट इज ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। ठीक है, अब हम इसको देखो ई क्रॉस पी क्यों नहीं लिखा हमने, वो भी लिख सकते थे। पी क्रॉस ई का मतलब क्या है, देखो पी यहां है, क्लॉकवाइज मोमेंट है, मतलब पी से ई की तरफ आ रहा हूं, तो ये एंगल हमने कौन सा लेना है, पी से ई की तरफ वाला एंगल लेना है। अगर क्लॉकवाइज, अब देखो ना हमारे पास जो मोमेंट है वो क्लॉकवाइज है, अगर मैं क्लॉकवाइज आऊंगा तो पी से ई की तरफ ऐसे आऊंगा ना, ठीक है, तो इसलिए पी क्रॉस ई आता है, ई क्रॉस पी नहीं आएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होती तो हम पी ई क्रॉस पी लेते। ठीक है, मतलब अब जो एंगल फॉर्म होगा वो पी से ई की तरफ वाला एंगल होगा क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहां तक ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है यहां तक, तो ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ गया। यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें मैक्सिमम टॉर्क कब मिलेगा और मिनिमम टॉर्क कब मिलेगा। ठीक है, वो कंडीशन हमने देखनी है। टॉर्क लगाया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, दो टॉर्क लग रहे हैं, दोनों ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो दोनों एडअप हुए। एफ की वैल्यू Q इंटू में E, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L साइन थीटा, एफ की वैल्यू Q इंटू में E, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L साइन थीटा, तो 2 इंटू में Q इंटू में E इंटू में L इंटू में साइन थीटा। Q इंटू में 2L क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और E चल रहा है, तो ये अगर मैं साइन थीटा हटाता हूँ, डायरेक्शन शो कर रही है ना साइन थीटा, वेक्टर फॉर्म में लेता हूँ, तो ये क्या बन जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि अगर मैं क्रॉस हटाऊंगा तो साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क, टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, देखो बच्चों नॉर्मल सी बात है, जब साइन थीटा मेरे पास मैक्सिमम होगा, साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो मेरे पास इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, टॉर्क की वैल्यू भी। अब तो आप देखो, मतलब ये P इंटू में E मेरे पास क्या बनेगी, मैक्सिमम वैल्यू बनेगी। ठीक है, मतलब थीटा मेरे पास क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, या फिर 270 डिग्री होना चाहिए। कैसे, मतलब उस कंडीशन में कैसे हो जाएगा, ये तो ठीक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मतलब या तो मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को सीधा ऐसे प्लेस कर दूं इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पर, 90 डिग्री एंगल पर, ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू, ये तो 90 डिग्री शो करता है। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं,
मतलब ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया। रिवर्स करने से एंगल हमने कौन सा लेना है, P से E की तरफ का। तो P से E तो फिर अब हमारे पास कैसे आ जाएगा, देखो अब यहां पर P की डायरेक्शन ये थी, E की डायरेक्शन ये थी, तो ये एंगल कितना बन रहा था 90 डिग्री। अब यहां पर देखो P की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है ना, ये हो गई। E की डायरेक्शन क्या है, ये है। लेकिन हमें एंगल लेना है P से E क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अगर मैं चलूंगा तो मतलब ये एंगल हो जाएगा। क्लॉकवाइज तो ऐसे ही होता है ना, अगर मैं यहां से 90 डिग्री एंगल ले लूं तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो यहां से एंगल मतलब 90 प्लस 90 प्लस 90 270 डिग्री बनेगा। ठीक है, सेकेंड केस है मिनिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। अब आपको मिनिमम वैल्यू टॉर्क की कहां मिलेगी, जब साइन थीटा मिनिमम होगा। साइन थीटा मिनिमम कब होगा, या तो 0 डिग्री पे होगा या फिर 180 डिग्री पर होगा। ठीक है, मतलब ये आपको टॉर्क मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, 0। आपको बताया था ये वाला एग्जांपल, यही देखो जहां ये इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा हुआ था, डाइपोल पड़ा हुआ था। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल या तो ऐसे रखा हुआ है बच्चों, ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया, ये देखो डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। या फिर ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, इन दो केसेस के लिए होता है। मतलब आपको पता चल जाएगा कि आपको टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब लेनी है और मिनिमम कब लेनी है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो प्रिपेयर कीजिए डेरिवेशंस को, इंपॉर्टेंट है ये। डेरिवेशंस के बेस पे न्यूमेरिकल करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप मालूम होगा तो आपको क्रैम करने की भी जरूरत नहीं है फॉर्मूला।